गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, पहले तो समझते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फिर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आराम से बात करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ऐसा है कि अगर एक मेटल की प्लेट ली है आपने, ठीक है, और उस मेटल की प्लेट पर आपने लाइट इंसिडेंट की है ना, तो वो लाइट जब इस मेटल की प्लेट पर पड़ती है तो मेटल के प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, बाहर निकाले जाते हैं फ्रॉम द मेटल प्लेट, फ्रॉम ए मेटल प्लेट व्हेनेवर लाइट। अब इसमें बड़ा एक बहुत बड़ी कंडीशन लगाई उन्होंने, कोई भी लाइट नहीं चाहिए, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। आप अभी आराम से समझो, मैंने एक एक चीज आपको समझानी है, फिलहाल फिर इतना सा समझ लो, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझो, अपने दिमाग में रखो। लाइट कौन सी? कोई भी लाइट नहीं चलेगी, लाइट ऑफ ए सूटेबल फ्रीक्वेंसी। जब वो लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी एक मेटल प्लेट पर इंसिडेंट होती है तो उस मेटल प्लेट में से वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर एमिट करती है, ठीक है, बाहर फेंकती है। और इस पूरे प्रोसेस को लाइट से आ रहे हैं इसीलिए फोटो बुलाया है, ठीक है, क्योंकि लाइट के कारण हो रहे हैं। और क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हो रही है, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इसको ये बुलाया है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बुलाया है। ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल भाषा में ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। ये शब्द जोड़ने ही पड़ेंगे, है ना, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। क्यों जोड़ने पड़ेंगे वो हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। सो लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मेटल, ये दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटल, मेटल प्लेट पर इंसिडेंट होती है तो उस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होती है, और लाइट के कारण फोटो, इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिक वर्ड आया, और एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इतना सा क्लियर है। तो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट ने कैसे सीखा या कैसे समझा होगा। तो ये सर्किट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये था। ठीक है, अब इसको समझो, इस सर्किट को क्या क्या है इसमें। एक तो ये ट्यूब जैसी दिख रही है ना, ये ट्यूब है, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इसका मतलब इसमें से जो हवा या गैस है वो निकाल दी गई है, लो प्रेशर पर ये है। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब में ये एक ग्लास विंडो है छोटी सी, और इस विंडो में से लाइट एंटर करेगी, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इस ट्यूब में दो प्लेट्स हैं, आपने देखा होगा, एक को सी, एक को ए नाम दिया है। मेटल का प्लेट है सी यानी कैथोड, मेटल प्लेट ए यानी कि एनोड। ठीक है, सो ये खास बात है कि ये मेटल की प्लेट से, देखो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, पहला इंपॉर्टेंट वर्ड सूटेबल फ्रीक्वेंसी, दूसरा मेटल, है ना। सो ये फिर से यहाँ मेटल की प्लेट आ गई। ठीक है, अब इस मेटल की प्लेट से ये वोल्ट मीटर लग गया, एम मीटर लग गया, है ना, माइक्रो एम मीटर लग गया, और ये रियोस्टैट लग गया। रियोस्टैट ये क्या काम करता है बेटा जी? आप अगर इस स्लाइडर को, इसको, इस एरो को आगे पीछे करोगे ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो करंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये एक बैटरी लगाई है, ये गैप नहीं है, है ना, यहाँ ये पूरी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, सो काफी स्ट्रॉन्ग बैटरी यहाँ पर लगाई है, और ये आपका सर्किट है। ठीक है, अब आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ सी और ए के बीच में बहुत बड़ा गैप है ना, ये गैप नहीं है, यहाँ ध्यान दो, ये गैप नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये ऐसे कंप्लीट हो रहा है सर्किट, है ना। गैप कहाँ है? यहाँ है। अगर आप इस सर्किट को पूरा फॉलो करते हो तो ये गैप है, यहाँ से यहाँ के बीच में ना कोई तार है ना कोई कंडक्टर है, कुछ नहीं है, हवा भी हटा दी है, लो प्रेशर एरिया है वहां पर। तो समझ में आ रहा है कि यार यहाँ तो करंट हमें दिखाई नहीं देगा,
क्योंकि यहाँ इस सर्किट तो कंप्लीट नहीं है ना। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या देखा, देखो कमाल क्या देखा, कि अगर इस मेटल की प्लेट पर हम लाइट ऑफ, वेरी गुड, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, देखो लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ये बार बार बोलते जाना है, एक सही फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है। ज्यादातर वो यूवी रेज होती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूवी लिखा है। सो यूवी रेडिएशन की सूटेबल फ्रीक्वेंसी यानी प्रॉपर सही फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर मैं इंसिडेंट करती हूँ, तो जैसे ही वो लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे ही इस मेटल प्लेट पे लाइट पड़ती है, कमाल क्या होता है कि यहाँ पर मेरे को रीडिंग मिलनी शुरू हो जाती है, यानी सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हैरानी की बात तो यही है कि ये गैप है, उसके बावजूद सर्किट में करंट कैसे आ रहा है, क्योंकि हमें तो पता है कि करंट तो हमेशा एक क्लोज्ड लूप में, बिल्कुल बंद लूप में चलेगा, गैप होगा तो करंट तो दौड़ेगा नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि यहां से यहां का गैप कैसे भरा या किसने भरा। तो आप ये वाला डायग्राम देखो, दोबारा याद करो, दो चीजें मैच कर रही हैं, मेटल, यहां भी मेटल की प्लेट, लाइट गिरती है, यहां भी लाइट गिर रही है मेटल की प्लेट पर, यहां भी हमने कहा था सूटेबल फ्रीक्वेंसी, हाँ यहां भी हमने कह दिया सूटेबल फ्रीक्वेंसी, यानी ये वाली कंडीशंस यहां पर पूरी तरह से लागू हो रही है ना। तो जब कंडीशंस लागू हो रही हैं तो रिजल्ट भी आना चाहिए। तो इधर क्या रिजल्ट आ रहा था कि जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल प्लेट पर गिरेगी तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर गिर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ना। तो इसका मतलब यहां से इस मेटल प्लेट में से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट हो रहे हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दौड़ के ए प्लेट की तरफ आते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम ए प्लेट की तरफ क्यों आते हैं, आप नीचे जरा नजर दौड़ाओ, बैटरी की तरफ देखो, ए को बैटरी का कौन सा टर्मिनल जोड़ा है, वेरी गुड, पॉजिटिव, यानी ए के ऊपर कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव। सी के ऊपर कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से एमिट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होने के कारण इस नेगेटिव से रिपेल होते हैं और इस पॉजिटिव की तरफ दौड़ जाते हैं। और ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सही फ्रीक्वेंसी की लाइट जब एक मेटल प्लेट पर गिरती है तो मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ के बाहर आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ दौड़ते हैं और इन दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स ने इस गैप को भर दिया और इसीलिए सर्किट कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आपको करंट मिलने लगा, ठीक है। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुनने में बड़ा ही आसान है कि अरे वाह ये तो बस छोटी सी बात है, ये हो गया, लेकिन जब इसको और डिटेल में स्टडी किया गया तो आप मानेंगे नहीं, ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसका फिजिक्स 20 साल तक जवाब नहीं ढूंढ पाई थी। कई साइंटिस्ट आए अपने अपने तरीके से, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से डिटेल से समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझा पाए। और फाइनली 20 साल के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ही पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी, एक एक पहलू इसका उन्होंने समझाया। और जब उन्होंने समझाया तब जाकर के एक नया, बिल्कुल नई ब्रांच फिजिक्स की, एक नई सोच फिजिक्स में डेवलप हुई और उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो नई सोच डेवलप हुई उसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको समझने के लिए हमें ये थोड़ी देर के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हट करके इसके जो हीरो हैं, इसके अंदर जो काम करने वाले एक्टर्स हैं, उनकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी,
ठीक है। तो इसके अंदर काम करने वाला जो सबसे बड़ा एक्टर है वो कौन है, हीरो कौन है, लाइट है। तो हमें लाइट की थोड़ी सी डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का मतलब, एनर्जी ऑफ लाइट, इन तीनों को हमने पढ़ना है। दूसरा हीरो इसमें कौन है, देखो लाइट के बारे में हो गया ना, अब दूसरा हीरो कौन है, मेटल प्लेट, है ना। तो इस मेटल प्लेट के बारे में भी हमने पढ़ना है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है, और वो प्रॉपर्टी आएगी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ऑफ दी मेटल प्लेट आएगा, और इसी से रिलेट होकर के फिर ये जो हम बार बार बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, थ्रेशोल्ड, ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो इस वर्क फंक्शन से और इस एनर्जी ऑफ लाइट से हमको समझ में आएगा। सो ये डिटेल में आइंस्टाइन की भाषा को समझने से पहले हमें ये अपनी ABCD यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी। तो इसको बाद में समझाऊंगी, पहले ये बेसिक हम समझना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले 5th यूनिट अगर याद है तो हमने पढ़ा था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को 2 मिनट छोड़ भी दो दिमाग से, तो वेव शब्द को तो पकड़ के रखना बड़ा जरूरी है। यानी लाइट क्या है, वो एक वेव की तरह, एक तरंग की तरह चलती है। और वेव की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी एक आती है प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी, एक प्रॉपर्टी इसकी आती है वेवलेंथ, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आती है इसकी इंटेंसिटी, है ना। चलो इसको एक एक करके समझते हैं। हम इन दोनों में से किसी एक को समझें तो ऑटोमेटिकली दूसरा हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में जुड़े होते हैं, रिलेटेड हैं। तो हम अभी फिलहाल सिर्फ फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेस देंगे और इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, पहले हम नंबर 1 पर है इंटेंसिटी। हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को समझते हैं। इंटेंसिटी का मतलब, अगर आपके घर में 3 बल्ब लगे हैं, मान लो 40 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है, 1000 वॉट का बल्ब है, तो आपसे अब अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि इंटेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, तो रोशनी की जो पावर है, कितनी तेज रोशनी आ रही है, वो इंटेंसिटी हमें यहां से पता चलेगी। हम बोलेंगे मैडम 1000 वॉट का बल्ब की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, बोलेंगे ना, तो वो इंटेंसिटी यानी कितनी तेज रोशनी आ रही है, ठीक है। तो ये हमको इंटेंसिटी वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया, है ना। लेकिन ये इस वेव में कहाँ है, इसमें से इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे वो अब समझते हैं। ये जो पीक वैल्यू है, ये वेव की जो पीक वैल्यू है, जो सबसे ऊपर जाती है, ये वैल्यू इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ आ गई बात। जितनी ज्यादा पीक वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। तो अगर मैं 2 वेव्स बनाऊं, एक वेव ये और दूसरी वेव ये, ठीक है, मान लीजिए मैं 2 वेव्स बनाती हूं, एक ये 2 वेव्स ये बन गई। तो किसकी इंटेंसिटी, वेव नंबर 1 वेव नंबर 2, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, जिसका पीक वैल्यू ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल। तो वेव नंबर 1 की इंटेंसिटी ज्यादा है, वेव नंबर 2 की इंटेंसिटी उसके मुकाबले कम है। यहां तक आपको बैठा दिमाग में। सो इंटेंसिटी पीक वैल्यू से हमें समझ में आती है, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया। अब हमने पढ़ना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसको भी समझते हैं। तो फिर से समझने के लिए 2 वेव्स बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, आपको दिख रहा है कि वेव अपनी पोजीशन बदलती है, पोलैरिटी बदलती है, 0 से पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव 0, इस तरह से ये वेव आगे चलती रहती है। जो वेव जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन बदलती है, पोलैरिटी बदलती है, वैल्यू बदलती है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। और जो बड़े आराम से अपने आप को वैल्यू बदल रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती है। ये देखो,
दोनों की इंटेंसिटी मैंने कोशिश की है सेम बनाने की, पीक वैल्यू दोनों की मैंने तकरीबन सेम बनाने की कोशिश की है। पीक वैल्यू दोनों की सेम है, यानी इंटेंसिटी दोनों की सेम होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इस वाले की ज्यादा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और इस वाले की फ्रीक्वेंसी उसके मुकाबले कम है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम है। दिख रहा है? ये फटाफट अपनी पोलैरिटी बदल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जल्दी जल्दी आ रही है, जबकि ये बड़े आराम से चली हुई है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। यहां तक समझ में आ गया? अब लैम्डा को भी यहां समझा देती हूं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो लेंथ, वेव लेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। वेवलेंथ का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लोगे, सो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहां तक आके खत्म होते हैं, तो ये आ गई वेवलेंथ। वेवलेंथ इसकी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसकी ये पॉजिटिव से नेगेटिव ये हुआ ना, तो ये वेवलेंथ आ गई। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, सो ये उल्टा चलते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक को समझ लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो वेवलेंथ सिर्फ समझाना था, इसको अभी लेके नहीं चलना है। अभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दो, तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गई होगी यहां से, तो ये होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहीं से समझ लो एनर्जी। अगला थर्ड पॉइंट क्या है? एनर्जी ऑफ लाइट। यहीं से समझ लो। मुझे बताओ, एक आदमी फटाफट चल रहा है, दूसरा आदमी मजे मजे से चल रहा है। आप बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ए की या बी की? जो फटाफट चल रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा, या जो धीरे 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 चल रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा? यस, बिल्कुल सही। जिसकी फटाफट चीज बदल रही है, जो फटाफट चल रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जो धीरे 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 चल रहा है, उसकी जो चेंज कर रहा है अपने आप को, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यानी यहां से हमको समझ में आने लगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप याद करें तो आपने केमिस्ट्री में एक इक्वेशन पढ़ा है, E is equal to H nu। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है H प्लैंक का। तो अगर हम इस प्लैंक्स कांस्टेंट को हटा दें तो E की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ आ जाती है? न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये यहां से भी समझ में आया। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी भी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। सो ये आ गई आपकी एनर्जी ऑफ लाइट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 4th पॉइंट एंड 5th पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेकेंड पार्ट में चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं जरा सा फर्स्ट पार्ट का रिवाइज करूं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, ये 3 पॉइंट्स हम समझ गए। अब हमने दूसरा हीरो देखना है। दूसरा हीरो, पहला हीरो था हमारा लाइट ना, जो इंसिडेंट हो रही थी। अब दूसरा हीरो है हमारा ये मेटल प्लेट। ठीक है, सो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये वर्क फंक्शन क्या चीज है ये हमने समझनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि हमने बार बार जो स्ट्रेस किया वो किस वर्ड पर स्ट्रेस किया? मेटल प्लेट, मेटल। बार बार हम बोल रहे हैं मेटल, है ना। इसका मतलब मेटल की कोई एक क्वालिटी है जो हमारे लिए बड़ी ज्यादा जरूरी है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो मेटल की क्या खास बात है, क्या क्वालिटी है? सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल में आपको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, बहुत सारे, जो यहां वहां अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ सकते। क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर अपने आप, अपनी मर्जी से आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। ठीक है, बेशक ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जहां मर्जी चाहे मेटल के अंदर घूम सकते हैं,
लेकिन क्या ये मेटल सरफेस से बाहर जा सकते हैं अपने आप? नहीं जा सकते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लो कि अगर आपका स्कूल 9 बजे से लेके 3 बजे तक लगता है, ठीक है, आप 9 बजे एंटर करते हो, आपको 3 बजे ही बाहर जाने की परमिशन है। बीच में आपका कोई लेक्चर फ्री है, ठीक है, मान लो 1 बजे से 2 बजे का लेक्चर फ्री है, आप उस 1 से 2 के लेक्चर में स्कूल में कहीं भी अंदर घूम सकते हो। आप उस वक्त कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन क्या आप स्कूल से बाहर जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। समझ आ रही है? तो बस वही बात है, ये मेटल सरफेस के अंदर जहां मर्जी चाहे घूम सकते हैं, लेकिन अपने आप मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? जो मेटल सरफेस है वो एक्चुअली में एक तरीके का कुआं है। क्या है? कुआं। और ये जो कुआं है, वेल है, इसकी एक हाइट है। ये हाइट एनर्जी से दी जाती है। दिस इज ए एनर्जी हाइट, है ना। यहाँ की एनर्जी मान लो, अगर मान लो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेटल सरफेस, ये मेटल का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर खूब सारे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और मेटल सरफेस की एनर्जी मान लो 10 जूल है, तो ये आउटसाइड सरफेस के बाहर की ये जो एनर्जी है ये 50 जूल है, मान लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूं समझाने के लिए, एक्चुअली में ये फिगर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो समझ लो कि मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको मेटल सरफेस में घूमते रहने के लिए एनर्जी कितनी है? 10 जूल की है। लेकिन अगर वो बाहर आना चाहता है तो उसको ये दीवार लांघनी है, ये वॉल उसको क्लाइंब करनी है। और इस वॉल की हाइट कितनी होगी? कितनी एनर्जी की दीवार है ये? देखो 50 जूल यहाँ है, 10 जूल यहाँ है, यानी 10 से 50 जाना है तो कितना जंप मारना पड़ेगा? बिल्कुल सही, 40 जूल का इसको जंप मारना पड़ेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, दोबारा से ध्यान देंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मेटल सरफेस में कहीं भी अपनी मर्जी से घूम सकता है, वो तभी मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आएगा जब उसके पास ये 40 जूल की एनर्जी होगी, जो उस एनर्जी से ये दीवार, ये वेल, ये कुआं क्रॉस करेगा। तो ये जो 40 जूल की एनर्जी है इसको बुलाया जाता है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, समझ आ रही है बात? पोटेंशियल बैरियर, या इसको आप बुलाओगे वर्क फंक्शन। बैरियर क्यों बुलाते हैं? बैरियर का मतलब क्या है? आप जब सड़क पर चल रहे हैं तो बैरियर आते हैं। बैरियर का मतलब क्या है? हर बैरियर पर आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं तब आप आगे जा सकते हैं। इसी तरह ये बैरियर है, यहाँ ये पैसों का बैरियर नहीं है, एनर्जी का बैरियर है। यहाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी देगा तो बाहर जा सकता है, मेटल सरफेस से फ्री हो सकता है। यहां तक समझ में आया? अगर ये बात आपको समझ में आई तो हम इस स्टार्टिंग वाले एक्सपेरिमेंट में दोबारा चलेंगे, डायग्राम में दोबारा चलेंगे। लाइट पड़ती है, मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आए हैं वो उस बैरियर को जंप करके बाहर आए हैं। ये बात समझ में आई आपको? जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं वो उस बैरियर को, उस दीवार को जंप करके बाहर आए हैं। उन्हें बाहर जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी किसने दी? बिल्कुल सही, वो एनर्जी इस लाइट ने दी है। बात समझ में आ रही है? लाइट खाली नहीं बोलेंगे, बार बार क्या बोलते थे? लाइट प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की। याद आ रहा है? सो आप देखो मैं अभी तक क्या क्या बोल रही हूं। इन इलेक्ट्रॉन्स को
फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए थी। वो एनर्जी इनको किसने दी? इंसिडेंट लाइट ने दी इंसिडेंट लाइट ने। और वो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो एनर्जी E=h न्यू के बराबर होती है। और इसका मतलब फ्रीक्वेंसी एनर्जी को डिसाइड करती है। सो अगर सही फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो सही एनर्जी नहीं होगी, सही एनर्जी नहीं होगी तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस दीवार को जंप नहीं कर सकेगा और बाहर नहीं आ सकेगा। इसीलिए बार बार बोला जा रहा था लाइट तो देनी है, लेकिन कैसी लाइट देनी है? सही फ्रीक्वेंसी की लाइट देनी है, क्योंकि सही फ्रीक्वेंसी का मतलब सही एनर्जी का मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके बाहर आ सकेगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी, यहां देखिए दोबारा से, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए? 40 जूल की एनर्जी चाहिए। अगर मैंने यहां पर जो फोटोन फेंका, वेरी सॉरी, जो लाइट फेंकी, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो जो एनर्जी देती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी दे रही है वो है 30 जूल। कितनी एनर्जी मिल रही है इस फ्री इलेक्ट्रॉन को? 30 जूल। इसको दीवार लांघने के लिए, सरफेस से बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 40 जूल चाहिए। क्या ये 30 जूल की एनर्जी लेके दीवार फांद के बाहर आ सकता है? नहीं आ सकेगा। तो क्या ये एनर्जी देने का, ये लाइट देने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो लाइट तो पड़ रही है, लेकिन वो लाइट इतनी धीरी है, इतनी कम एनर्जी वाली है कि वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को इस बंधन से बाहर नहीं निकाल पाती है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ऐसी लाइट दे करके कोई फायदा नहीं है। हमें लाइट जो देनी है, हमें जो फ्रीक्वेंसी देनी है, वो इतनी एनर्जी की होनी चाहिए। वापस देखो, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन है ना। सो फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का रिलेशन ये है। सो हमें वो लाइट इतनी फ्रीक्वेंसी की देनी है कि उससे इतनी एनर्जी मिले। कितनी मिले? कम से कम कितनी एनर्जी मिले? 40 जूल तो मिले ही मिले। इससे ज्यादा मिले तब तो बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन कम से कम कितनी चाहिए? 40 जूल की एनर्जी चाहिए। ये पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करने के लिए 40 जूल चाहिए ही चाहिए। तो ये 40 जूल लेकर के ये बाहर आ जाएगा और फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। इसीलिए बार बार बोल रहे थे कि लाइट ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। सो लाइट ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का मतलब लाइट ऑफ प्रॉपर एनर्जी। लाइट ऑफ प्रॉपर एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल सही एनर्जी मिलेगी। कौन सी सही एनर्जी? जितनी उसको ये दीवार लांघने के लिए चाहिए। कौन सी दीवार? पोटेंशियल बैरियर लांघने के लिए चाहिए। पोटेंशियल बैरियर लांघ के क्या होगा? वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर फ्री होकर के आ जाएगा। ठीक है। और ये एनर्जी, मिनिमम शब्द पर ध्यान देंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला 40 जूल तो चाहिए ही चाहिए। 40 जूल से ज्यादा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, तब तो आराम से बाहर आ जाएगा। लेकिन मिनिमम कितनी चाहिए? कम से कम कितनी चाहिए? 40 जूल चाहिए। तो ये जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है वर्क फंक्शन। यहां तक समझ आ रही है? वर्क फंक्शन मेटल प्लेट का होता है। ये लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो मेटल प्लेट है उसकी प्रॉपर्टी है। उसकी दीवार कितनी ऊंची है, उसके सरफेस से बाहर आने के लिए, ये मेटल के सरफेस से बाहर आने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊंची दीवार, एनर्जी की कितनी ऊंची दीवार क्रॉस करनी है, ये प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी वर्क फंक्शन मेटल प्लेट की होती है। इसीलिए अलग अलग मेटल की वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। एल्युमिनियम का वर्क फंक्शन अलग होगा, कॉपर का वर्क फंक्शन अलग होगा, और इस तरीके से अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन अलग होता है। वर्क फंक्शन को हम फाई सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। ये अच्छे से, ये बेसिक्स हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाद में समझना है, पहले ये बेसिक समझने हैं, क्योंकि ये वो ईंटें हैं जिनसे ये दीवार खड़ी होगी, वरना ये इमारत कुछ भी समझ में नहीं आएगी। वर्क फंक्शन मेटल प्लेट का होता है, अलग अलग मेटल की अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। और वर्क फंक्शन क्या है? सरफेस से, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री होके बाहर आना है, उसके लिए उसको कम से कम मिनिमम कितनी एनर्जी इस बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए चाहिए, वो है वर्क फंक्शन, जिसको हम कौन से सिंबल से दिखाते हैं? वर्क फंक्शन को दिखाते हैं हम फाई से, ठीक है। एक चीज यहां दोबारा से समझते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की एनर्जी, वो लाइट की एनर्जी किसको मिलती है? फ्री इलेक्ट्रॉन को मिलती है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस दीवार को जंप करके बाहर आता है। दीवार की हाइट कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है दीवार की हाइट? आपने कौन सा मेटल लिया है वो डिसाइड करता है। और इस दीवार की हाइट को क्या बुलाया जाता है? वर्क फंक्शन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वर्क फंक्शन, ये सब जुड़े हुए समझ में आते हैं। सही फ्रीक्वेंसी होगी तो सही एनर्जी मिलेगी, सही एनर्जी मिलेगी तो ये वर्क फंक्शन बराबर हेल्प करेगा और दीवार क्रॉस हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल में कहीं भी घूम सकता था, वो सही मायने में फ्री होकर के सरफेस से बाहर आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो ये बन गई आपकी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट। ये किसकी प्रॉपर्टी, कौन से हीरो की प्रॉपर्टी है? मेटल प्लेट की प्रॉपर्टी है, मेटल प्लेट की, जो यहाँ कैथोड के नाम से है, ठीक है। अब लास्ट ये प्रॉपर्टी, आज हम इतना ही करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने समझनी है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चे, थ्रेशोल्ड का मतलब इंग्लिश में जो है वो ये है, ऐसी जगह, दीवार, दरवाजा। थ्रेशोल्ड का मतलब दरवाजा जो होता है, जिसको हम दहलीज हिंदी में बुलाते हैं, ठीक है। दहलीज का क्या मतलब है? मान लो ये दहलीज है, ठीक है। इसका मतलब है आपने दहलीज पार कर ली तो आप बाहर हो गए। अगर आप दहलीज नहीं पार करते हो तो आप कमरे के अंदर हो। तो थ्रेशोल्ड यानी कि वो लाइन जिसको क्रॉस करने से आप अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा सकते हो। अभी अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर है, ठीक है। वो बाहर जाना चाहता है, एमिट हो करके बाहर की दुनिया में इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, ठीक है। तो उसको क्या क्रॉस करना है? ये लाइन क्रॉस करनी है, थ्रेशोल्ड, जिसको हम क्या बुला रहे हैं? अभी आपको मैंने बताया, ये अंदर था, इसको ये लाइन क्रॉस करनी है तो ये बाहर जाएगा। इसको क्या बुला रहे हैं हम? वेरी गुड, वर्क फंक्शन। लेकिन वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन याद करो, अभी हमने कहा था, अभी जो एग्जाम्पल लिया कि ये 10 जूल है, यहाँ पर क्या है? 50 जूल। तो कितनी है ऊंचाई? इस वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है? वर्क फंक्शन है 40 जूल। कम से कम तो ये एनर्जी चाहिए ना उसको निकलने के लिए बाहर, ठीक है। ये एनर्जी है, क्या है? एनर्जी। यानी वर्क फंक्शन इज दैट मिनिमम
एनर्जी, मिनिमम एनर्जी नीडेड, चाहिए, किसको चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन को चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि वो मेटल सरफेस से बाहर जा सके, मेटल सरफेस से एमिट हो सके। सो वर्क फंक्शन क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन to come out of, to get emitted from the metal surface। कितनी है? यहां हमारे एग्जाम्पल में कितनी थी? वो 40 जूल थी। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा एनर्जी का फॉर्मूला तो h न्यू होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट और साथ में फ्रीक्वेंसी। यानी ये जो वर्क फंक्शन है इसको भी हम इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो वर्क फंक्शन प्लैंक्स कांस्टेंट साथ में कोई एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ये मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करेगी हमारे हीरो को इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए। तो ये थोड़ी स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी के कारण ये एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी के कारण हमारा हीरो अंदर से बाहर हो करके टोटली फ्री हो जाएगा। तो ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी है और इसी स्पेशल फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बुलाया गया है। आ रही है बात समझ में? ये जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी जो वो एनर्जी देगी, वो वर्क फंक्शन देगी, जिस वर्क फंक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से फ्री होके बाहर आ जाएगा, वो स्पेशल फ्रीक्वेंसी को हम क्या बुलाते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों बुलाते हैं थ्रेशोल्ड? क्योंकि थ्रेशोल्ड का मतलब है दहलीज, जो तुरंत हमें अंदर से क्या कर सकती है? बाहर कर सकती है, वो लाइन है ना। तो यहाँ मेटल सरफेस के अंदर जकड़ा हुआ था और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ने इसको वो एनर्जी दी, इतना उसको पुश दिया कि वो उस अंदर के मेटल सरफेस के अंदर से जंप मार के बाहर फ्री हो गया। सो दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तो ये एनर्जी नहीं मिलेगी। ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो दीवार को क्रॉस नहीं कर सकेगा, और अगर दीवार को क्रॉस नहीं कर सकेगा तो बाहर फ्री होकर के नहीं आ सकेगा। समझ आ रही है ना बात? तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो चाहिए ही चाहिए। इससे कम की फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। आपको जो फ्रीक्वेंसी देनी है वो या तो इसके बराबर दीजिए, बराबर भी दे सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि आप इससे थोड़ी सी ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी दीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है इन दो वीडियोस में, कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने क्वेश्चन लिख के मुझे भेज दो। मैं उसी वक्त उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी।